स्वागत है मेरा चैनल प्रोडक्ट दत्त में। और आज मैं लिटिल बिट एक रिव्यू नहीं और एक ऑटोमेटिव बेस्ड वीडियो बना रहा हूं, जिसमें मैं सीएनजी और मोस्टली जो गैसेस, जो पॉल्यूटेंट्स गाड़ियों से निकलते हैं उसके बारे में बात करूंगा। इंडिया के हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा है जब डीजल पेट्रोल से ज़्यादा कॉस्टली हो गया है। और तो और ये दोनों फ्यूल वेरिएंट्स, दोनों फ्यूल ऑप्शंस ही जा रहे हैं। ऐसे में हमें ज़रूरत भी है और ये हमारी नीड भी है कि हम और किसी ऑल्टरनेट फ्यूल ऑप्शन के बारे में एक्सप्लोर करें। और हमारे पास इस सिचुएशन में दो ही ऑप्शन हैं। या तो हम इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ शिफ्ट हो, जिसका पर किलोमीटर रनिंग कॉस्ट लेस देन 1 रुपी होता है, पर्टिकुलरली जो जनरल इलेक्ट्रिक कार्स अवेलेबल हैं अभी मार्केट में। हालांकि अभी इलेक्ट्रिक कार का इकोसिस्टम पूरा रेडी नहीं हुआ है और इस पैंडेमिक सिचुएशन के चलते हमें लगता है कि 5 से 10 साल और ज़्यादा हमें वेट करना पड़ सकता है। दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास है वो है सीएनजी, विच स्टैंड्स फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी ऐसा फ्यूल ऑप्शन है जो लिक्विड और इलेक्ट्रिक के बीच में अभी लाई कर रहा है। सीएनजी कॉस्टिंग के अलावे प्राइसेस में तो ये कम होता ही है। दूसरी बात ये है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होता है, क्योंकि ये दूसरे पेट्रोल और डीजल के कंपैरिजन में इससे निकलने वाली हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स का परसेंटेज कम होता है। आज के इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले मैं बताऊंगा कि कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स और टर्शियरी पॉल्यूटेंट्स सभी तरह के गाड़ियों से निकलती है और सीएनजी इसमें किस तरह से अपना रोल एक इको फ्रेंडली ऑप्शन की तरह है। एक नए शोध के मुताबिक ये पाया गया है कि एक जनरल वैन मीन्स जो एको, मारुति की एको है, इस टाइप की वैन को जब 3-वे कैटलिस्ट कन्वर्टर के साथ पेट्रोल और सीएनजी के वेरिएंट में लगाया गया तो ये पाया गया कि लगभग 83% लेस कार्बन मोनोऑक्साइड, 76% लेस नॉक्स उसमें से इमिट हुआ। सुनने में तो वाकई ये अच्छा लगता है, लेकिन हम फैक्ट्स, फिगर्स और रिसर्च स्टडीज़ के थ्रू ये पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई जो सीएनजी एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल के तौर पे प्रमोट किया जाता है, क्या वाकई ये ऐसा है। सबसे पहले हम गैसेस के बारे में देखते हैं और उसके बाद इंजन टाइप्स और डिफरेंट व्हीकल पे कैसा इमिशन होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है कार्बन डाइऑक्साइड, देन इट कम्स सॉक्स एंड देन कम्स नॉक्स, और उसके बाद आता है वॉक्स, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, देन कम्स कार्बन मोनोऑक्साइड CO, एंड देन कम्स पार्टिकुलेट मैटर PM। उसके बाद प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स जो कन्वर्ट हो जाते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स में, उसमें सॉक्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केमिकल, एक गैस है जो कन्वर्ट हो जाता है वाटर के साथ मिलके H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं। ये एक हाईली कोरोसिव केमिकल है जो बरसात में हमारे ऊपर एसिड रेन के पानी के साथ मिलके ये एसिड रेन के रूप में गिरता है हमारे ऊपर। ये वाटर के साथ प्योरली सोल्यूबल होता है। उसके बाद नॉक्स बन जाता है नाइट्रिक एसिड। ये भी एक हाईली कोरोसिव कंपाउंड है, वाटर सोल्यूबल है और ये भी बरसात के दिनों में एसिड रेन के रूप में ये हमारे ऊपर गिरता है। उसके बाद वॉक्स, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कन्वर्ट होता है ओजोन में, O3 जिसको बोलते हैं। एक्चुअली ये वॉक्स और नॉक्स ये दोनों मिलके सनलाइट के साथ कंबाइन करके ओजोन लेयर बनाते हैं। उसके बाद ओजोन, आपको पता होगा, जो हमें यूवी रेडिएशन से बचाता है। इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। तो इस तरह से वॉक्स और नॉक्स दोनों मिलके ओजोन बनाते हैं। उसके बाद वॉक्स वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और नॉक्स नाइट्रोजन के कंपाउंड मिक्सचर, ये दोनों मिलके स्मॉग क्रिएट करते हैं। स्मॉग आपको पता होगा दिल्ली में ये हर एक विंटर में एक बहुत ही धुंधला सा आकाश बन जाता है, उसी को स्मॉग बोलते हैं और वो हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस पैदा करता है।
उसके बाद ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड मैं इधर दिखाया, तो आप इक्वेशन देख रहे होंगे 3CO प्लस O3 इक्वल टू 3CO2। सो ग्राउंड लेवल ओजोन जो है ये हेल्थ के लिए बहुत ही खराब है। ओजोन लेयर हमें भले यूवी रेडिएशन से बचाता है, बट ग्राउंड लेवल ओजोन लंग्स के लिए बहुत ही खराब होता है। अब इसमें थोड़ा सा ट्विक है जो कि हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीला गैस है जो डायरेक्टली इनहेल करने पे आपको बेहोश कर सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इंजन में होने वाले फायर के बाद कम ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के कारण पूरी तरह CO2 में नहीं कन्वर्ट हो पाता, और यही कार्बन मोनोऑक्साइड बन के निकलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसा जहरीला गैस है जो प्रेगनेंसी कॉन्सिक्वेंसेस भी कर सकता है, और इन्वायरमेंट के लिए तो अच्छा नहीं, बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। किस तरह से? क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स क्रिएट करता है, और जब ये आकाश में ऊपर जाके स्ट्रेटोस्फेयर पे ओजोन लेयर होता है, वहाँ पे ओजोन के साथ कंबाइन करके रिएक्ट करके और CO2 बन के ओजोन लेयर का जो लेयर है उसके थिकनेस को कम करता है। इस तरह से यूवी रेडिएशन को प्रोटेक्ट जो रिफ्लेक्ट होके या फिर वो अर्थ पे जो नीचे आता है उसको नहीं कर पाता, और इसके कारण ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं CO2, जो लिक्विड फ्यूल, जो भी दो ऑप्शन है उसमें से CO2 की ज़्यादा मात्रा निकलती है कंपेयर टू CNG। इसका मेजर रीज़न ये है इसके केमिकल कंपोजिशन में। CNG गैस का मेजर कंपोजिशन मीथेन है, जिसका केमिकल फार्मूला CH4 जैसा कि मैंने बता चुका हूँ। केमिकल इक्वेशन के बैलेंस के मुताबिक हायर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन ऑन द लेफ्ट साइड रिजल्ट इन लेसर अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज ऑन द राइट साइड। CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो थोड़ी मात्रा में तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में ये एक डेंजरस गैस है। आए दिन बाढ़ और एक्सट्रीम हीट इसी का नतीजा है। तो उम्मीद है आपको अब तक गाड़ियों से निकलने वाली हार्मफुल गैसेस के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं उन पहलुओं पर जो आपके फ्यूल चॉइस को शॉर्ट और लॉन्ग टर्म में अफेक्ट करते हैं। क्या आपको क्योटो प्रोटोकॉल और इमिशन कंट्रोल कंप्लायंस के बारे में पता है? क्योटो प्रोटोकॉल एक ऐसा इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसका मकसद CO2 और दूसरे ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करना है। यह समझौता 1997 में जापान के क्योटो नामक शहर में हुआ था, जो 2005 में एक इंटरनेशनल कानून बन गया। हालांकि हैरान करने वाली बात यह है कि अमेरिका इस एग्रीमेंट का कभी भी हिस्सा नहीं बना। अमेरिका के अलावा अफगानिस्तान और सूडान भी इस एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं है। इंडिया इस क्योटो प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है, और इसीलिए सरकार के उठाए गए कई कदम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस प्रोटोकॉल से जुड़े हुए रहते हैं। इलेक्ट्रिक कार्स को बढ़ावा देना भी उसी का एक हिस्सा है, जिसके तहत बजट में रिड्यूस्ड GST दरें और कंज्यूमर्स को सब्सिडाइज इलेक्ट्रिक कार मुहैया कराने की बात करी गई थी। आपने सुना होगा आने 5 से 10 साल में BS4 नॉर्म की सारी गाड़ियाँ बंद हो जाएंगी, और BS6 पर सरकार का बहुत ज़्यादा जोर है। BS का मतलब यहाँ पे भारत स्टेज इसका फुल फॉर्म है। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने कैटलिस्ट की बात की थी, कैटलाइजर वही एक अटैचमेंट डिवाइस है जिससे मॉडर्न इंजन को में CO को CO2 में कन्वर्ट करके रिलीज किया जाता है, जिसे टेक्निकल टर्म में ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहा जाता है। BS6 नॉर्म्स वाले इंजन में ऐसे कैटलिस्ट का इस्तेमाल होता है जिससे हार्मफुल गैसेस का इमिशन कम से कम हो जाता है। आप अगर इस ग्राफ में, इस फिगर में आप देख पा रहे हैं, तो BS6 जो पेट्रोल कार्स में पहले नॉक्स का जो एमिशन था वो 80 मिलीग्राम पर किलोमीटर था। BS6 में इसको घटाकर 60 कर दिया गया है। सेम फॉर दिस PM पर्टिकुलर मैटर, जो कि 25 से घटाकर 4.5, काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस किया गया इसको। और डीजल कार्स में सेम ये सभी इन एग्जॉस्टिव गैसों को इनको कम करके नॉर्म्स बनाया गया है। तो इस तरह नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए इंजन की टेक्नोलॉजी में बड़े बदलाव हुए हैं। खासकर जो तकनीक सबसे ज़्यादा कारगर मानी जाती है वो है फ्यूल इंजेक्शन मैकेनिज्म। आजकल के हाइब्रिड CNG कार्स में ऐसे ही इंजन कैपेबिलिटी के साथ आते हैं। आजकल के इलेक्ट्रॉनिक जो इंजन है इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल होते हैं, और फ्यूल प्रेशर और इंजेक्शन की टाइमिंग को प्रोग्रामेटिकली कंट्रोल किया जाता है। इसीलिए फ्यूल की बर्निंग काफ़ी हद तक कंप्लीट होती है, और यही कारण है कि CNG इंजन से रेसिड्यू गैस कम से कम निकलते हैं। अब आते हैं स्टेबल में। आप स्टेबल में देख पा रहे हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स, जैसे कि बस, रिक्शा, वैन, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, ट्रक और कार्स है। और इन सब में आप देखो CNG, डीजल, गैसोलीन विच स्टैंड्स फॉर पेट्रोल ऑल्सो,
तो इसमें सीएनजी के जो भी आपके पैरामीटर्स है वो सब कंपैरेटिवली दूसरे से कम हैं। पर्टिकुलरली वी विल सी फॉर दिस कार, तो सीएनजी 1.6 डीजल के केस में सीओ कम है और गैसोलीन के केस में ज़्यादा है। बट अगर हम SO2 पे ध्यान दें तो कार्स के लिए 25 है, डीजल्स के लिए 125 है, गैसोलीन के लिए 30 है। तो एक तरह से ये थोड़ा सा जो नंबर्स है वो आगे पीछे हैं, बट ओवरऑल अगर हम सीएनजी की बात करें तो हम ये दूसरे एक ग्राफ पे ध्यान देते हैं। इसमें आप देखेंगे कि सीएनजी जहाँ जहाँ पे है, सीएनजी फॉर दिस बस, सीएनजी फॉर दिस रिक्शा, वैन, ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये नीचे हैं, लाइक ज़ीरो के आसपास हैं। और सेम लाइक फॉर दिस कंपैरिजन ऑफ SO2 और NO, ये भी सारे नीचे हैं। इस तरह से आपने समझा डिफरेंट फ्यूल ऑप्शंस के बारे में और डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स के बारे में। और जहाँ तक मैंने प्राइसेस की बात की थी, तो ये कहना बहुत ही मुश्किल होता है कि गवर्नमेंट का मूव कौन सा, कब और किस तरह का है और किस चीज़ों के फैक्टर से अफेक्टेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2006 के कंपैरिजन में अभी 2020 में ग्लोबल क्रूड ऑयल की प्राइसेस कम है, बट पेट्रोल की प्राइसेस तब 65 थी और अभी 80 है। तो ये क्यों है, इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा, मे भी किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में बात करूँगा। लेकिन फॉर नाउ आपने ये समझा इस वीडियो के माध्यम से कि डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स जो गाड़ियों से निकलते हैं वो कौन कौन से हैं, और डिफरेंट तरह के व्हीकल्स में किस तरह से सीएनजी एक बहुत ही बेटर ऑप्शन आपको मिल रहा है, जो कम प्राइसेस में आप चला सकते हैं, आपको पर किलोमीटर कॉस्ट कम आती है, एज वेल एज एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑप्शन भी है। जब तक हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कार का इकोसिस्टम पूरी तरह से रेडी नहीं हो जाता, तब तक सीएनजी एक वन स्टॉप मेजर की तरह है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लेट मी नो इन कमेंट्स आपकी क्या राय है इसके बारे में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।